का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स प्रगति कोचिंग में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाणिज्यिक गणित या कमर्शियल मैथ्स। इसके अंतर्गत 4 हिस्से हैं। हमको 3 प्रकार के खाते पढ़ने पड़ेंगे और एक आयकर की गणना करनी पड़ेगी या इनकम टैक्स हमको पढ़ना पड़ेगा। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर का अगर आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं और बड़े क्वेश्चन के आने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। यानी इन हिस्सों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा इनकम टैक्स, लेकिन बाकी तीनों की भी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। ये तीनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर या 4 नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, और अगर इनकम टैक्स से कहीं क्वेश्चन आएगा तो 8 से लेकर 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन आता है। पहले इन 3 खातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम रख लेते हैं। 3 प्रकार के खातों में सबसे पहला खाता हमको पढ़ना है सामान्य बचत खाता। अगर किसी एक व्यक्ति के पास अपनी सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी पैसा अपने अकाउंट में जमा करता है वो सामान्य बचत खाता होता है। उस पैसे को वह व्यक्ति कभी भी अपने खाते से निकाल सकता है। तीनों खातों में सबसे कम ब्याज हमें सामान्य बचत खाते पर ही मिलता है। सावधि जमा खाता, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी राशि है या एक बड़ी धनराशि है और एक निश्चित अवधि तक उसे वो प्रयोग में नहीं ला रहा है तो उस कंडीशन पे उसे सावधि जमा खाते पर वो रखेगा। तीनों खातों में सबसे अधिक ब्याज इसी पर मिलता है। और किसी व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है और थोड़ी थोड़ी बचत हर महीने अगर करना चाहता है तो फिर वो आवर्ती जमा खाते को चूज़ करता है। आवर्ती मतलब रिकरिंग, एक निश्चित अवधि, चक्री। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आवर्ती जमा खाते की हम बात कर रहे हैं, इस आवर्ती जमा खाते में जो ब्याज है वो सावधि जमा खाते से कम और सामान्य बचत खाते से ज़्यादा मिलता है। हर बैंक की कुछ अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, उनके आधार पे ब्याज की दर निश्चित होती है। यहाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए है, जो ब्याज की गणना है वो साधारण ब्याज के रूप में होती है। हम आवर्ती जमा खाते में 6 महीने से लेकर 10 महीने के बीच में हम पैसा जमा कर सकते हैं, और जो भी मूलधन होगा वो 10 के गुणज में होगा। इन 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये से आप, यदि कोई एक व्यक्ति 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 साल तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है, ब्याज की दर अगर 5% वार्षिक है तो 2 साल बाद उसे कितना ब्याज। पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है कि अगर ये क्वेश्चन पीएससी मेंस का है तो इसी बात का महत्व बढ़ जाता है कि आपको स्टेप मार्किंग में भी मार्क्स मिलेंगे। इसलिए आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखेंगे, हर स्टेप पे आपको नंबर मिलेगा। दिया है मासिक जमा धन 150 रुपये है, ब्याज की दर 5% है, समय 2 वर्ष है। 2 वर्ष को हम महीने में अगर बदलते हैं तो हो जाएगा 24 माह। हमको ज्ञात करना है आवर्ती जमा खाते पर ब्याज, और हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाते पर ब्याज की गणना मासिक जमा धन गुणित दर गुणित महीनों की संख्या इंटू महीनों की संख्या धन 1/100 गुणित 24 का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, सारा डाटा हमको यहाँ पर दे दिया गया है। हम यहाँ रखेंगे मासिक जमा धन 150, दर की संख्या है 5%, यहाँ पर समय है 2 साल मतलब 24 माह, और यहाँ पर एक बढ़ेगा 24 और 1 तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 24। आप सॉल्व करेंगे इसे, ये राशि इससे कट जाएगी, 5 से हम काट देंगे, 5 दूना 10, 24 से 24 कट जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आएगा 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, 7 37, और 37 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 187 रुपये 50 पैसा, ये हमारा ब्याज होगा। यही हमारा आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न के आने के चांस रहेंगे। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको लिखना है CGPSC मेंस के लिए तो आपको पूरी तरह से स्टेप मार्किंग का ध्यान रखते हुए लिखना है। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया है, ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाते पर ब्याज इस तरीके से निकाला जा सकता है, और परिणाम को लिखेंगे और जो भी सरलतम रूप होगा उसको भी व्यक्त करते हुए सेकंड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 साल के लिए आवर्ती जमा खाता खोलता है। ब्याज की दर अगर 6% वार्षिक है तो 5 साल बाद उसे कितनी धनराशि की प्राप्ति होगी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन इस मायने में अलग है कि यहाँ पर 6 साल के बाद कुल कितनी धनराशि मिलेगी, ये पूछा गया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको निश्चित अवधि के बाद
ब्याज कितनी मिलेगी। स्टूडेंट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको एक हैबिट होती है ब्याज निकालने की और ब्याज निकाल के छोड़ देते हैं। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। प्रश्न में कहीं पर ये कितना ब्याज मिलेगा इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। 6 साल के बाद कुल कितनी धनराशि की प्राप्ति होगी उसके बारे में बात की गई। यानी एक तरह से हमको पहले ब्याज निकालना पड़ेगा और ब्याज निकालने के बाद टोटल जितना 5 साल में उस आवर्ती खाते पर मूलधन होगा उस मूलधन और ब्याज को जोड़ करके हमको आंसर लेना पड़ेगा, तो वही प्राप्त कुल धनराशि के बराबर होगी। केवल ब्याज शब्द का अगर प्रयोग करता है, धनराशि शब्द का प्रयोग नहीं करता है, तभी हमको वहाँ पर ब्याज निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें पहले के जैसी ही हैं, तो हम लिखेंगे भी इस तरीके से। दिया है मासिक जमा धन, दर, समय और ज्ञात करना है 6 वर्ष बाद कुल प्राप्त धनराशि। और हम जानते हैं, यहाँ लिखिएगा, हम जानते हैं, यहाँ पर एक शब्द ऐड कर सकते हैं आप कि हम जानते हैं कि आवर्ती जमा खाते पर ब्याज मासिक जमा धन गुणित दर गुणित महीनों की संख्या भागित महीनों की संख्या धन 1 और 100 गुणित 24। तो मासिक जमा धन है 200 रुपया, दर है 6%, 5 साल है तो 1 साल में 12 महीना, तो 5 साल में 60 महीना। यहाँ पर हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 24। अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, ये जो 100 से कटा हुआ राशि ये 2 इससे कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 6 पंचे 6 गुना 5 गुना 61। कहने का मतलब है 6 पंचे 30, 30 गुना 61। यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छिक्का 18, 1830 रुपया ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड को यहाँ से ले रहा हूँ। आप जब परीक्षा हाल में कंटिन्यू क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करेंगे तो इसके आगे का अगला स्टेप है, ये है इतना रुपये ब्याज। और जब इतना रुपये ब्याज हमें मिल जाता है तो हमें मूलधन की गणना करनी पड़ेगी। इसलिए अगले स्टेप में हम जाएंगे और 5 वर्षों के दौरान जो मूलधन है उसी गणना करने के लिए हम यहाँ रखेंगे मासिक जमा धन है आपका 200 रुपया, इसलिए 1 महीने में 200 रुपया, तो इसलिए 12 महीने में जो जमा धन होगा ये हो जाएगा 2400 रुपया। यानी 200 गुणित 12 करेंगे, या हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 वर्ष में 2400 रुपया, इसलिए 5 वर्ष में अगर हमको निकालना रहेगा तो 2400 गुना 5, या ऐसा कर सकते हैं 20, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 12,000 रुपये। इसलिए 6 वर्ष बाद प्राप्त जो धनराशि होगी वो होगी इस 12,000 में जो ब्याज बनेगा उसे हमको जोड़ना पड़ेगा 1830 रुपया। हम ऐसा भी कर सकते हैं 13,830 रुपया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 100 रुपया प्रति माह 10 साल के लिए एक आवर्ती खाता खोलता है। यदि बैंक द्वारा ब्याज की राशि इन 10 सालों में 3,025 रुपये होती है तो ब्याज की दर कितने % होगी। आपको सिर्फ एक फार्मूला यूज़ करना है और उस फार्मूले का प्रयोग करके तीसरे क्वेश्चन में ब्याज हमको दे दिया गया है और इस बार दर की गणना करनी है। दर प्रतिवर्ष वार्षिक हमको निकालनी है। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अलर्ट रहिएगा इस चीज़ के लिए। वहाँ पर आप सही तरीके से नहीं लिखेंगे स्टेप मार्किंग होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, दिया है मूलधन प्रति माह, समय 10 वर्ष, प्राप्त ब्याज इन 10 वर्षों में 3,025 रुपये और हमको दर ज्ञात करना है। चूँकि हम आवर्ती जमा खाते पर ब्याज जानते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, तो मैं यहाँ पर मासिक जमा धन का परिणाम लिखूँगा 100 रुपये, ब्याज की दर रखूँगा यहाँ पर अज्ञात रूप में, समय चूँकि 10 साल है, 1 साल में हम जानते हैं कि 12 महीना, तो 10 साल में 120 और यहाँ पर हो जाएगा 120 और 121 और 100 इंटू 24 और बराबर किस तरह हमने चूंकि ब्याज के बराबर इस परिणाम को रखा है, इसलिए ब्याज की जगह हमें यहाँ पर 3,000 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, 100 से 100 सॉल्व हो जाएगा। 24 से हम काटेंगे तो 5 बार जाएगा। आप देख सकते हैं कि 3,025 बराबर 5 गुना 121 गुना दर, पक्षांतरण करने पर 3,025 भागित 5 गुना 121 बराबर हो जाएगा दर। यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 5 से कटेगा, 5 छिक्का 30,
5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 और ये कटेगा 11 से, 11 11, 11 पचे 11 पचे और ये कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ दर का मान निकल जाएगा 5% प्रतिवर्ष वार्षिक। सवाल है चौथा नंबर का, अगर एक व्यक्ति 100 रुपये प्रति माह की दर से एक आवर्ती जमा खाता खोलता है, यदि उसे 4% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज की प्राप्ति होती है, तो बताइए उसने इस खाते को कितने समय तक। सवाल जो यहाँ दिया गया है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा कठिन है, और जहाँ तक मेरा अनुभव बोलता है कि ऐसे सवाल के आने के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर भी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, हो सकता है कहीं ये टच कर जाए, और अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको देता है तो ये 2 नंबर या 4 नंबर की बजाय 8 नंबर के क्वेश्चन में दे सकता है, क्योंकि इसकी चांसेस बहुत ही कम है। आप एक अभ्यास के रूप में इसे ले सकते हैं। मैंने एक सवाल को लेकर के थोड़ा सा बदल दिया है ऑप्शन को लेकर के और क्वेश्चन बना के दिया है, हो सकता है कहीं आपके काम आ जाए। ब्याज दे दी गई है, समय निकालना है, इस राशि को हम इससे कैंसिल कर देंगे। आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 4 सिक्का 24 ट्रांसफ़र करेंगे तो 222 गुना 6 बराबर यहाँ बचेगा मेरे पास n इंटू एन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर मैंने वही फार्मूला इनपुट किया है जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो हमें एक वर्ग समीकरण की प्राप्ति होगी। इसको हम सॉल्व कर देंगे, n स्क्वायर प्लस n बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ हो जाएगा 1332। अगर ये सवाल वनडे एग्जाम में होता तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताता। एक वीडियो मैंने बनाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, पहला वीडियो था डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो। वनडे एग्जाम के लिए हम इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ आपको रिटर्न में लिखना है, पीएससी मेंस स्टेप मार्किंग का ही खेल है, इसलिए आपको पूरी तरह से उसको आगे बनाना पड़ेगा। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1332, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो एक वर्ग समीकरण बनेगा। इस वर्ग समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। वर्ग समीकरण को हल करेंगे तभी वहाँ से n का मान निकलेगा। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हल करने का तरीका होता है, शुरू की संख्या को लास्ट की संख्या से हम रफ में माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1332 n स्क्वायर आएगा, और अगर लास्ट में माइनस का चिन्ह है तो इसे हम घटाएंगे और घटाने पर एक ऐसी संख्या बनेगी जो 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका होता है 1332 का गुणनखंड आप तोड़ लीजिए। पहले 1332 को अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा, चूंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर 6 इंटू 222 से ही मिलकर बना हुआ है। इसे मैं तोड़ सकता हूँ, 6 मतलब हुआ 2 इंटू 3 और 222 का मतलब होगा 2 गुणित 111 और 111 का मतलब होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9 3 7 21, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 37। तो यहाँ से टूट जाएगा 2 3 6। अब देख सकते हैं जो संख्या हमारे पास बन रहा है उस संख्या में ऐसी 2 संख्या हमको ढूंढनी पड़ेगी जिसे घटाने पर 1 आए। तो चूंकि 37 अभाज्य संख्या है तो बाकी बच गया इतना नंबर, यानी 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, तो एक नंबर 36 और एक नंबर हो जाएगा 37। तो यहाँ से ऐसे तोड़ सकते हैं, 36 एक संख्या और 37 एक संख्या में टूटेगा। यानी इसे मैं गुणनखंड के नियम से बनाऊँ तो n स्क्वायर प्लस 37n माइनस 36n माइनस 1332 बराबर 0। यहाँ से अगर मैं n कॉमन निकाल दूंगा तो n प्लस 37 माइनस 36 कॉमन निकाल दूंगा तो n प्लस 37 वर्ग समीकरण का हिस्सा हमारे पीएससी मेंस में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ऑड लगेगा, लेकिन आपने छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा, उन नियमों से समझने की कोशिश कर सकते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से n बराबर ऋण 37 और यहाँ से पक्षांतरण करेंगे तो n बराबर 36। चूँकि n मंथ को दिखाता है, समय को दिखाता है, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ हम क्या लेंगे n बराबर 36। और चूंकि हम शुरू से समझते आ रहे हैं कि इस फार्मूले में n जो है समय को बताता है, माह को बताता है, तो 36 माह, यानी 36 माह जो है 12 या 36 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ही कम है। मैंने आपके एक अभ्यास के लिए बनाए हैं, आप बर्डन मत लीजिए। जो पिछले 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं उसमें से पहला जो क्वेश्चन है, मोस्टली आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ब्याज निकालने के लिए